जो पीरियड में हमने ये देखा था कि लागत कहते किसे, लागत का अर्थ क्या होता है, और साथ में ये देखा था कि विभिन्न प्रकार की लागतें कौन कौन सी हैं। जैसे हमने देखा था कि परिव्यय लागत क्या होती है, अवसर लागत क्या है, ऐतिहासिक लागत क्या होती है, बदलाव लागत क्या होती है। तो कई प्रकार की लागतें हमने देखी थी। उसी में हमने स्पष्ट लागत और अस्पष्ट लागत भी देखी थी। आज हम देखेंगे समय के आधार पर लागत को किस प्रकार से विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो आज समय के आधार पे जो लागत का वर्गीकरण है वो हमको पढ़ने को मिलेगा। समय के आधार पे हम लागत को दो भागों में बांट सकते हैं, एक अल्पकालीन लागत और दूसरा दीर्घकालीन लागत। ये समय के आधार पर लागत का जो वर्गीकरण मैंने किया है, ये इस तरह लागत का जो चार्ट है उसके रूप में दर्शाया है। तो पहले मैं चार्ट समझा देता हूं, उसके बाद एक एक लागत को हम विस्तार से लेंगे। तो समय के आधार पर हम लागत को दो भागों में बांटते हैं, एक अल्पकालीन लागत और दूसरा दीर्घकालीन लागत। पहले अल्पकालीन लागत की बात करते हैं। तो अल्पकालीन जो लागतें हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक कुल लागतें और दूसरा प्रति इकाई लागतें। कुल लागतें हैं ये खुद तीन प्रकार की होती हैं। कुल स्थिर लागत जिसे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, तो शॉर्ट नेम है इसका TFC। दूसरी है कुल परिवर्तनशील लागत और इंग्लिश में इसे कहते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसलिए शॉर्ट इसका नाम है वो है TVC। और इसके बाद आता है कुल लागत, इसे अल्पकालीन कुल लागत भी कह देते हैं या इसे सीधा कुल लागत भी कह देते हैं। तो ये तो हो गई अल्पकालीन में जो कुल लागतें हैं वो तीनों प्रकार की। इसके बाद आता है प्रति इकाई लागतें। तो अल्पकाल में जो प्रति इकाई लागतें होती हैं ये चार प्रकार की होती हैं। तीन तो इनके औसत हो जाएंगे और एक सीमांत होगा। जैसे यहाँ कुल स्थिर लागत है तो प्रति इकाई लागत में आ जाएगा औसत स्थिर लागत, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो AFC इसका नाम हो गया। फिर जैसे यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत है तो इसका औसत हो जाएगा औसत परिवर्तनशील लागत, और इसे कहते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो इसका नाम हो गया ABC। ठीक इसी प्रकार से जो कुल लागत दी हुई है यानी कि जो अल्पकालीन कुल लागत है उसका औसत हो जाएगा अल्पकालीन औसत लागत। इसे आम कभी कभी औसत लागत भी कह देते हैं, लेकिन सही नाम है इसका अल्पकालीन औसत लागत, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। इसके बाद आता है अल्पकालीन सीमांत लागत, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, तो SMC इसका नाम। ठीक है, इसे पहले हम डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद डिटेल में कुल लागतों को लेंगे। तो पहले अभी जैसे हमने अल्पकालीन लागत का चार्ट देखा है वैसे अब दीर्घकालीन लागत का चार्ट समझते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि लागत को दो भागों में बांटेंगे समय के आधार पर, तो ये अल्पकालीन लागत थी और ये दीर्घकालीन लागत। अब दीर्घकालीन लागत भी ठीक अल्पकालीन लागत की तरह ही दो प्रकार की होती है। पहला दीर्घकालीन कुल लागतें, और दीर्घकालीन कुल लागत सिर्फ एक प्रकार की ही होती है, इसलिए मैंने सीधा ही लिख दिया है दीर्घकालीन कुल लागत। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, LRTC। फिर है दीर्घकालीन प्रति इकाई लागतें। दीर्घकालीन प्रति इकाई लागतें दो प्रकार की हैं। पहला है दीर्घकालीन औसत लागत, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, और दूसरा है दीर्घकालीन सीमांत लागत, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो ये पूरा लागत का जो चार्ट है ये समय के आधार पे है। ठीक है, अब एक एक करके हम सबकी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्पकालीन लागतें कहते किसे। तो अल्पकाल और दीर्घकाल क्या होता है ये मेरा पहले पढ़ाया हुआ है, आपको याद होगा कि अल्पकाल क्या है। अल्पकाल उस समय अवधि को कहते हैं जहां उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील नहीं होते हैं। यहाँ एक या कुछ साधन स्थिर होते हैं और अन्य साधन परिवर्तनशील होते हैं। जबकि दीर्घकाल उस समय अवधि को कहते हैं जहां उत्पादन के सारे ही साधन परिवर्तनशील होते हैं, यहाँ कोई भी स्थिर नहीं होता।
ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं अल्पकालीन लागतें। तो अल्पकालीन लागतों का अर्थ क्या है? अल्पकाल में किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागतों को ही अल्पकालीन लागतें, सीधा सरल सा अर्थ है। भाई अल्पकाल में हम वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तो जितनी भी अल्पकालीन लागत खर्चे होंगे वो सारी अल्पकालीन लागत है। तो अल्पकाल में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने पर फर्म द्वारा वहन की जाने वाली लागतें अल्पकालीन लागतें कहलाती हैं। और ये अल्पकालीन लागतें हैं, इनको हम दो भागों में बांटेंगे। पहला है कुल लागतें। तो सबसे पहले मैं अल्पकालीन जो कुल लागतें हैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। इनमें सबसे पहले आता है कुल स्थिर लागत, बहुत महत्वपूर्ण है। और लागत की जब हम तालिका पढ़ेंगे तो यहाँ जो बच्चा कुल स्थिर लागत को पहचान लेता है वो पूरी तालिका को आसानी से हल कर पाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं कुल स्थिर लागत। अब कुल स्थिर लागत का नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। अल्पकाल में स्थिर साधनों पर किया जाने वाला कुल व्यय ही कुल स्थिर लागत कहलाता है। हमने पढ़ा है अल्पकाल में साधन दो प्रकार के, एक स्थिर साधन और एक परिवर्तनशील साधन। इसलिए किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन जब अल्पकाल में किया जाता है तो फर्म द्वारा उत्पादन के जो स्थिर साधन है उन पे जो खर्चा किया जाएगा, जो व्यय किया जाएगा, उनका योग ही अल्पकालीन कुल स्थिर लागत है। ठीक है, अब वो कौन कौन से खर्चे होते हैं जो हम कुल स्थिर लागत में शामिल करेंगे? कुल स्थिर लागत में जो खर्चे शामिल होते हैं उनमें मुख्य रूप से होता है भवन का किराया। इसी प्रकार जो स्थायी बिजली शुल्क या पानी का कनेक्शन ले रखा है और कोई उसका स्थायी शुल्क है तो वो भी कुल स्थिर लागत में ही शामिल होगा। तो भवन का किराया हो गया है, और पानी या बिजली का जो स्थायी शुल्क है वो कुल स्थिर लागत में शामिल हो जाएगा। इसके अलावा हमने अगर बैंक से लोन ले रखा है तो उस लोन के ऊपर जो हम ब्याज चुकाएंगे यानी पूंजी का जो ब्याज है वो भी कुल स्थिर लागत में होगा। इसके अलावा हमने हमारी फर्म का बीमा करवा रखा है तो बीमा का जो प्रीमियम है जो हम चुकाएंगे वो भी कुल स्थिर लागत में ही शामिल होगा। ये खर्चे वो सारे खर्चे हैं जिनका उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, और ये चाहे उत्पादन कम हो चाहे ज्यादा हो ये होते ही हैं और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसलिए कुल स्थिर लागत भी उत्पादन की मात्रा से पूरी तरह स्वतंत्र होती है। उत्पादन चाहे कम करो, उत्पादन चाहे ज्यादा करो, कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी। अगर अल्पकाल में कुछ समय के लिए हम उत्पादन को बंद भी कर दें, जैसे मान लीजिए फर्म में 5 दिन की छुट्टी है, अब 5 दिन के लिए हम कोई उत्पादन कार्य नहीं कर रहे, तो ये खर्चे हमें करने ही पड़ेंगे। तो अल्पकाल में अगर कुछ समय के लिए उत्पादन बंद भी कर दिया जाता है तो भी कुल स्थिर लागत तो वहन करनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो कुल स्थिर लागत का वक्र अब कैसे बनेगा वो देखें। बड़ा आसान है कुल स्थिर लागत का वक्र। ठीक है, यहां बना देता हूं। एक तरफ हम लेंगे उत्पादन मात्रा या उत्पादन की इकाई लिख सकते हो आप। बार बार हम इसे पूरा नहीं लिखेंगे, क्यू से यानी क्वांटिटी से इसे सूचित कर दिया जाएगा। यहां हम दर्शाएंगे कुल स्थिर लागत। ठीक है, जैसे अभी हमने क्या कहा था, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहां दर्शाएंगे। ठीक है, तो कुल स्थिर लागत है वो स्थिर ही रहेगी, इसलिए कुल स्थिर लागत का वक्र मूल बिंदु यानी जीरो से शुरू नहीं होता है, बल्कि ये वाई एक्सिस पे
जहां हमारा जो कुल खर्चे हैं, जो स्थायी खर्चे हैं, उनका योग आ रहा है, वहां से शुरू होगा। जैसे मान लेते हैं बीमा का जो प्रीमियम है, या पूंजी का ब्याज आ रहा है, भवन का किराया है, ये सब मिल करके कितना हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ आ रहा है और वो हो रहा है 500। ठीक है। तो कुल स्थिर लागत का वक्र जो एक्स एक्सिस है, ये जो एक्स एक्सिस है, इसके समानांतर एक सीधी सरल रेखा, ये टीएफसी का वक्र होगा। अब उत्पादन चाहे शून्य है तो भी कुल स्थिर लागत स्थिर, ये 500 ही है। उत्पादन की मात्रा अगर बढ़कर के Q1 तक आ गई तो भी कुल स्थिर लागत 500 ही है। और उत्पादन की मात्रा को बढ़ा करके अगर हम Q2 कर दें या इससे और भी ज्यादा कर दें तो भी कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अल्पकालीन जो कुल लागतें हैं, इसमें हमने पहली कुल लागत देखा, कुल स्थिर लागत यानी कि टीएफसी क्या होती है और ये कैसे बनाया जाता है। अब दूसरी जो अल्पकालीन लागत है वो है कुल परिवर्तनशील लागत, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अर्थ क्या होता है कुल परिवर्तनशील लागत का? सीधा सरल अर्थ है, अल्पकाल में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय किया जाता है उसी को हम कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। तो अल्पकाल में जब हर वस्तु या सेवा का उत्पादन करेगी तो परिवर्तनशील साधनों पर जो खर्चा किया जाएगा या जो व्यय फर्म द्वारा किया जाएगा उसी को कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ती और घटती है। अगर हम उत्पादन ज्यादा करेंगे तो हमें परिवर्तनशील साधनों का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए उन पे खर्चा भी ज्यादा होगा, तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगी। और अगर हम उत्पादन कम करेंगे तो हम परिवर्तनशील साधनों का इस्तेमाल भी कम करेंगे, इसलिए हमें कुल परिवर्तनशील लागत भी कम लगानी पड़ेगी। और अगर अल्पकाल में कुछ समय के लिए हम उत्पादन बंद कर दें तो हमें कोई परिवर्तनशील साधन इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए कुल परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है। अब कुल परिवर्तनशील लागत में कौन कौन से खर्चे शामिल हैं? ऐसे कौन से खर्चे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ते हैं और उत्पादन घटाने पर वो घट भी जाते हैं? वैसे तो कई खर्चे होते हैं, लेकिन जो दो मुख्य खर्चे हैं वो इसमें हम शामिल कर सकते हैं। दो के अलावा भी और हो सकते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहला होता है कच्चे माल का मूल्य। अब हम कोई भी वस्तु या सेवा का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, तो वस्तु का उत्पादन ज्यादा करेंगे तो उत्पादन ज्यादा करने के लिए कच्चा माल भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब कच्चा माल ज्यादा लगाना पड़ेगा तो कच्चे माल का मूल्य ज्यादा होता है, खर्चा ज्यादा होगा परिवर्तन के लिए। जैसे हम प्लास्टिक की कुर्सियां बना रहे हैं, और एक कुर्सी बनाने में मान लेते हैं कि 1 किलो प्लास्टिक के दाने का इस्तेमाल होता है। पहले हम सिर्फ 500 कुर्सियां बना रहे थे एक दिन में, तो 500 किलो का कच्चा माल चाहिए था। अब हम 800 कुर्सियां बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है 800 किलो का सामान चाहिएगा, तो कच्चे माल का जो खर्चा है वो हमारा बढ़ेगा। दूसरा जो कुल परिवर्तन की लागत में शामिल होने वाला महत्वपूर्ण खर्चा है वो है ईंधन पे खर्चा। हम फर्म चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो ऐसे में जो हमारी मशीनें हैं वो किस ईंधन से चल रही हैं? कुछ मशीनें जैसे मान लो कि पेट्रोल डीजल से चलती हैं, तो वहां ईंधन क्या हो गया? पेट्रोल डीजल हो गया। अब मशीनें ज्यादा चलेंगी तो ज्यादा डीजल उसमें डालना पड़ेगा, तो ज्यादा खर्चा आएगा। और आजकल जो आधुनिक मशीनें हैं वो ज्यादातर बिजली से चलती हैं, तो हमारे लिए ईंधन क्या हो गया? बिजली हो गया, विद्युत हो गया। अब आप मशीन को 4 घंटे चलाओगे तो बिजली कम चलेगी, यूनिट कम आएंगे, हमारा बिजली का खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप मशीन को ज्यादा चलाओगे, जैसे मान लीजिए कि ओवर टाइम करवा रहे हो, 12 घंटे 15 घंटे मशीन चल रही है, तो ऐसे में बिजली ज्यादा चलेगी, ज्यादा खर्चा आ जाएगा। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ बढ़ते हैं और उत्पादन घटाने पर वो घटते भी हैं। इन सारे खर्चों को हम कुल परिवर्तनशील लागत में शामिल करते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि बिजली और पानी का जो स्थायी शुल्क होता है वो कुल स्थिर लागत में शामिल होता है, लेकिन बिजली और पानी का जो बिल है वो कई जगह पर दो टुकड़ों में बांट करके दिया जाता है। यानी उसमें जो खर्चा है वो दो अलग अलग पदों में दर्ज होता है। एक तो होता है स्थायी शुल्क, वो चाहे आपका बिजली का मीटर है वो आप काम बिजली काम में ही नहीं ले रहे,
आपने विद्युत का कोई उपयोग किया ही नहीं, मीटर लगा हुआ है, कनेक्शन है आपका, लेकिन 5 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए आप कहीं घूमने गए हैं, तो ऐसे में, या पूरा 1 महीने के लिए आप गर्मियों की छुट्टियों में कहीं घूमने के लिए चले गए थे, तो ऐसे में तो बिल आएगा वो सिर्फ स्थायी शुल्क का आएगा। बिजली तो आपने काम में दी नहीं, लेकिन अगर आप घर में हैं और बिजली काम में ले रहे हैं तो वो स्थायी शुल्क तो है ही, वो तो फिक्स है, जिसे आप मीटर किराए भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा जितनी बिजली आप जलाओगे, जितने यूनिट काम में लोगे, उतना ही बिल आपका बढ़ता है। तो पानी और बिजली के कनेक्शन में, यानी पानी और बिजली का जो बिल आता है उसमें उपभोग के साथ साथ जो खर्चा बढ़ रहा है, यानी जो यूनिट हम काम में ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो खर्चा है वो कुल परिवर्तनशील लागत में आएगा, और जो हम स्थायी शुल्क है उसको कुल स्थिर लागत में शामिल। तो कुल परिवर्तनशील लागत के बाद दोबारा रिपीट कर देता हूँ संकल्पना। अल्पकाल में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने पर परिवर्तनशील साधनों पर जो व्यय किया जाता है या फर्म द्वारा जो खर्चा वहन किया जाता है उसको हम कुल परिवर्तनशील लागत कहते हैं। अब कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र कैसा होता है वो देखिए। ये तो हमने देख लिया कि अगर हम उत्पादन शून्य करें तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य हो जाएगी। पहले मैं यहाँ बता देता हूँ, या इसी में बना दूं, चलो इसी में बता देता हूँ, बात हमारे पास ही कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र है वो शून्य से बराबर होगा, क्योंकि उत्पादन की मात्रा शून्य है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी शून्य। इसके बाद जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जाएगी। लेकिन कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र होगा कैसे, ये हमें बताएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो जो कुल परिवर्तनशील लागत है उसके वक्र की आकृति परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से प्रभावित होती है। अब परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण कुल परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में घटती दर से बढ़ती है। जैसे तो यहां तक कुल परिवर्तनशील लागत तो घटती दर से बढ़ रही है, और अब इसके आगे कुल परिवर्तनशील लागत तो बढ़ती दर से बढ़ेगी। अतः कुल परिवर्तनशील लागत का वक्र परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण प्रारंभ में घटती दर से बढ़ता है और एक बिंदु के बाद ये बढ़ती दर से, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा, अल्पकालिक कुल लागत। हम कुल लागत भी है, तो ये क्या होगा, अल्पकाल में किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने पर स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों के ऊपर जो कुल खर्चा किया जाएगा उसी को हम अल्पकालीन कुल लागत कहते हैं। इसका मतलब है अल्पकालीन कुल लागत में कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत दोनों का योग यानी कि जोड़ होता है। तो हम इस तरह कह सकते हैं तीसरी, यानी कि अल्पकालीन जो कुल लागत है वो कुल स्थिर लागत टीएफसी और टीवीसी का जोड़ होती है। उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर ये टीएफसी और टीवीसी का जोड़। अब कुल लागत का वक्र कैसे होगा ये हम देखते हैं। ये हमें बताएगा, ये जो समीकरण है ये बता देगा। सबसे पहले बात तो कि कुल लागत का वक्र प्रारंभ कहां से होगा। तो कुल लागत का वक्र है वो मूल बिंदु यानी कि 0 से प्रारंभ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए यहाँ कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है, उत्पादन की मात्रा कितनी भी करो। जैसे यहाँ हमने लिया है 500 है तो टीएफसी तो 500 ही रहेगी। अब उत्पादन की मात्रा अगर हमने शून्य रखी है तो टीवीसी कितनी हो जाएगी, शून्य, लेकिन इनका जोड़ कितना हो रहा है, 500। इसका मतलब है जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो कुल परिवर्तनशील लागत तो शून्य है, लेकिन कुल लागत क्योंकि कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का जोड़ होती है, इसलिए उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होती है। इसलिए कुल लागत का जो वक्र है वो मूल बिंदु से प्रारंभ नहीं होता, बल्कि जो कुल स्थिर लागत का आरंभिक बिंदु है वहां से शुरू। तो शुरू तो यहां से होगा, ये तो समझ में आ गया।
इसके बाद उसकी आकृति कैसी होगी ये हम देखें। तो ये भी यहां से पता लगाया जा सकता है कि अब जब पीवीसी 0 थी तो हमारा टीसी और टीएफसी दोनों बराबर, लेकिन अब अगर टीवीसी 10 हो जाए, जैसे मान लो उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ाते हैं तो कुल परिवर्तनशील लागत थोड़ी बड़ी 10 हो जाती है, तो ऐसे में हमारी कुल लागत कितनी होगी, दोनों का जोड़ है तो ये आ गई 510। कुल परिवर्तनशील लागत अगर और बढ़ जाए, ये 50 हो जाए, तो ये कुल लागत कितनी हो जाएगी 550। कहने का मतलब ये है कि जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तब तो कुल लागत कुल स्थिर लागत के बराबर होती है, लेकिन इसके बाद कुल लागत में जो भी परिवर्तन होगा वो कुल परिवर्तनशील लागत के अकॉर्डिंग होगा, उसके अनुसार भी होगा। इसलिए जाहिर सी बात है कि कुल लागत का वक्र कुल परिवर्तनशील लागत जैसा ही, अतः परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ये कुल लागत का वक्र कुल परिवर्तनशील लागत जैसा ही होगा, लेकिन प्रारंभ कहां से होगा, टीएफसी से। तो इसकी आकृति बिल्कुल इसकी तरह ही होगी, ये भी प्रारंभ में घटती दर से बढ़ेगा और एक सीमा के बाद ये बढ़ती दर से, ठीक है। और उत्पादन की प्रत्येक मात्रा पर, जैसे मान लीजिए Q1 है तो उत्पादन की जो प्रत्येक मात्रा है, तो यहाँ कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच का जो ये अंतर है ये हमेशा कुल स्थिर लागत के बराबर रहेगा। चाहे आप यहाँ गणना कर लीजिए चाहे आप यहाँ गणना कर लीजिए, यानी कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच का अंतर हमेशा कुल स्थिर लागत के बराबर ही। ये हो गई है अल्पकालीन कुल लागत है। कुल स्थिर लागत यानी टीएससी हो गई है, दूसरा कुल परिवर्तनशील लागत यानी डीवीसी हो गई है, और इन दोनों का जोड़ यानी अल्पकालीन कुल लागत हो गई है। तो अल्पकालीन जो लागतें हैं उनमें से कुल लागतों वाला भाग हो पूरा हो सकता है। आगे हम बात करते हैं प्रति इकाई लागत। प्रति इकाई लागतों में हमने 4 प्रकार की लागतें दी हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया आराम से। 12th क्लास में भी आपका ये पढ़ा हुआ है तो आराम से समझ में आएगा। बना देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ हम ले रहे हैं उत्पादन की मात्रा के क्षेत्र कर रहे हैं, फिर यहाँ कुल स्थिर लागत डीएफसी ले रहे हैं, यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत टीवीसी ले रहे हैं, और यहाँ हम अल्पकालीन कुल लागत टीसी ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ औसत स्थिर लागत आ जाएगी एएफसी, यहाँ औसत परिवर्तनशील लागत एबीसी आ जाएगी, यहाँ अल्पकालीन औसत लागत एसएससी आ जाएगी, और यहाँ अल्पकालीन सीमांत लागत एसएमसी आ जाएगी, ठीक है। और उत्पादन की मात्रा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम और लाइनें बना, ठीक है। सिधाई के लिए मैं लाइनें खींच देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि किसके सामने कौन सी संख्या ठीक है, ठीक है। एक तालिका का मैं उदाहरण ले लेता हूँ जो हमने दिया है। ये नोट्स में आपको जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा उपलब्ध करवा दूँ। यहाँ टीएक्सटी यानी कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही है, जैसे मैं यहाँ 20 दे दूं तो ये हर जगह 20 ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तालिका कैसे बनती है वो डिटेल में मैं सिखाऊंगा, पहले हमें इनका अर्थ समझाने के लिए ये तालिका इस्तेमाल कर। अब कुल परिवर्तन की लागत है, ये हमने यहाँ 0 दिया है, और फिर 28
30, 34, 40, 48 और लास्ट में दिया है 18। ठीक है। अब कुल लागत हमको पता है कि इन दोनों का जोड़ होता है, तो जोड़ कर ले। ये 20 यहाँ कितना होगा, 30 से करते जाएगा साथ में, 38, 44, 48, 50, 52, 60, 68 और यहाँ कितना होगा। अब देखें अल्पकालिक प्रति इकाई लागत। सबसे पहले आ रहा है औसत स्थिर लागत, और महत्वपूर्ण है। औसत स्थिर लागत अंग्रेजी में कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एएफसी। तो औसत स्थिर लागत क्या होती है। कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाएगी। दोबारा सुनिए परिभाषा। इसका कुल स्थिर लागत में उत्पादन की इकाइयों का भाग देने पर औसत स्थिर लागत प्राप्त हो जाती है। अतः इसका सूत्र क्या होगा, एएफसी का सूत्र यही लिख देता हूं, टीएफसी बटा क्यू। तो ये कुल स्थिर लागत हो गई और यहाँ उत्पादन की मात्रा का भाग देंगे। अब हम जानते हैं कि अल्पकाल में कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहती है, उत्पादन की मात्रा चाहे शून्य हो चाहे बढ़ाते रहे, ये कुल स्थिर लागत तो स्थिर ही रहेगी। ऐसे में अब जब हम उत्पादन की इकाइयों का भाग कुल स्थिर लागत में देंगे तो जो औसत स्थिर लागत प्राप्त होगी वो हमें घटती हुई प्राप्त होगी, लगातार घटती जाएगी क्योंकि उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है, तो लगातार घटती जाएगी। लेकिन घटते घटते ये कभी भी शून्य नहीं होगी, बहुत कम हो सकती है लेकिन कभी भी शून्य नहीं। ठीक है, तो करके देखते हैं। जब उत्पादन की मात्रा शून्य होती है तो सभी औसत और सीमांत को परिभाषित तो देखेंगे। अब आगे गणना करें, इस टीएफसी में इस क्यू का भाग देना है, तो 20 में 1 का भाग दिया कितना आएगा 20, 20 में 2 का भाग दिया 10, 20 में 3 का भाग दिया कितना आएगा 6 पॉइंट कितना आएगा, करें 6 बार बार जाता जाएगा तो ये भाग कर दे आगे, और 20 में 4 का भाग देंगे तो 5। इस प्रकार हम तालिका को आगे पूरा कर लेंगे। टीएफसी में क्यू का भाग देते जा, ठीक है। पहले से मैंने गणना कर रखी है ताकि ज्यादा परेशानी नहीं हो। फिर हम इसके चित्र की बात करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण चित्र है। क्या 3.33, 9.85 और 2.5 और ये, ठीक है 2.2। अब देखें औसत स्थिर लागत कहते हैं लगातार घटती जा रही, प्रारंभ में बहुत तेजी से घटती है, घटती जा रही है और बाद में इसके जो घटने की रफ्तार है वो काफी कम हो जाती है। चित्र के रूप में अगर हम इसे देखें तो औसत स्थिर लागत का वक्र प्रकार का होगा। यहाँ हम उत्पादन की मात्रा यानी क्यू को दर्शाएंगे और यहाँ ऊपर की तरफ वाई एक्सिस पर एएफसी यानी औसत स्थिर लागत को दर्शा रहे हैं। और औसत स्थिर लागत का वक्र बाएं से दाएं नीचे की तरफ इस तरह घटता रहेगा और बाद में इसकी जो घटने की रफ्तार है काफी कम। तो ये एएफसी औसत स्थिर। अब औसत स्थिर लागत का जो वक्र है वो आयताकार अतिपरवलय आकृति का होता है, अर्थात में दो वक्र होते हैं तो आयताकार अतिपरवलय आकृति के होते हैं। एक तो हमने देखा था इकाई औसत तो मांग वक्र होता है वो होता है आयताकार अतिपरवलय, और दूसरा औसत स्थिर लागत का जो वक्र है वो भी आयताकार अतिपरवलय आकृति का होता है।
इसका मतलब है इसके किसी भी बिंदु, जैसे मान लो ये एक बिंदु है, तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा समान रहेगा। जैसे ए के नीचे ये क्षेत्रफल आ रहा है, इसको नाम अभी नाम देंगे, और ये बी के नीचे जो क्षेत्रफल आ रहा है, ठीक है, जैसे इसको नाम दे दिया क्यू, इसको दे दिया क्यू वन, और यहाँ हम नाम दे देते हैं, क्या नाम है, ए बी हो गया, यहाँ सी दे दिया, और यहाँ ए। तो जो क्षेत्रफल ए के नीचे क्षेत्रफल है वो क्या रहेगा, ओ बी ए और क्यू। ये जो आयत बना, इसका क्षेत्रफल हमेशा दूसरा जो आयत है बी के नीचे जो आ रहा है, ये ओ सी बी और Q1 इसके बराबर होगा, दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये जो आयत है ये कुल स्थिर लागत को व्यक्त करता है। आयत लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, ठीक है, तो इसे हम मान लीजिए कि लंबाई मान लें और इसे चौड़ाई मान लें। तो लंबाई हमारी क्या है, AFC, और चौड़ाई क्या है, उत्पादन की मात्रा। तो AFC को अगर हम उत्पादन की मात्रा Q से गुणा करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, T। ठीक है, ये सूत्र हमने कैसे प्राप्त किया है, ये सूत्र हमने ऐसे प्राप्त किया है कि जो TFC है, इस TFC को हम Q से भाग देते हैं तो AFC आ जाता है, और अगर Q को इधर गुणा कर दें तो ये AFC गुणा